नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 1, जिसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे जैसे कि करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज देखेंगे कि कैरियर जो होते हैं, चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है। ठीक है, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अगर मैं चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो ये वही फ्री चार्जेस होते हैं जो किसी भी कंडक्टर में अलाउ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। ठीक है जी, फ्लो करने के लिए जो अलाउ करते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, या कैरियर चार्ज के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, ठीक है, सॉलिड्स में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कि उसमें आयंस भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं गैसेस की तो गैसेस में क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं, ठीक है, उसको एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है तो मैं क्या है, एक कंडक्टर एज्यूम कर रहा हूं कि ये कोई कंडक्टर है ये। ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ चार्जेस होंगे। ठीक है, ये मान लिया मैंने चार्ज, और चार्ज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब इसी को अगर डिफाइन करना हो मुझे इलेक्ट्रिक करंट को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो ये चार्ज है ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है और एक टाइम पीरियड के अंडर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसी रेट को, जो चार्ज का रेट है फ्लो करने का, इसी रेट को मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसको टाइम लग रहा है कोई टी। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता हूं मैं आई से, और आई की वैल्यू जो बैठेगी वो बैठेगी डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू क्या कि बहुत छोटा चार्ज है। ठीक है, डी क्यू क्या है, बहुत छोटा चार्ज है, और डी टी क्या है, टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, लिमिट डी टी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गई मेरे पास करंट की वैल्यू। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो आई इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा क्यू अपॉन टी। इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू अपॉन टी को ही क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इसी को डिफाइन क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है, इसके यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर। ये आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, अब यूनिट की बात होगी, अगर मैं यहां से ड्राइव करूं कि चार्ज है और टाइम है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या यूनिट बनी, तो इसके रेस्पेक्ट में बनेगी कूलम्स पर सेकंड। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बनी कूलम्स पर सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू अपॉन टी के रेस्पेक्ट में, और कूलम्स पर सेकंड किसके इक्वल होगी, एम्पियर के। तो ए इक्वल टू सीधा सीधा हो जाएगा कूलम्स पर सेकंड, और 1 एम्पियर की वैल्यू बैठेगी 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अगर हमको डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या है, ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन से क्या फॉर्म कर लेंगे कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे Q इक्वल्स टू 1 कूलम, T इक्वल्स टू 1 सेकंड, कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, टी। तो इसका जो रेशियो आया Q अपॉन टी का, तो इसी को बोलेंगे हम 1 एम्पियर। क्लियर है, तो इसकी यूनिट हो गई हमारे क्या, यूनिट हो गई हमारे पास एम्पियर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लिया मैंने पॉजिटिव, ये मान लिया मैंने नेगेटिव, 2 टर्मिनल्स मैंने एज्यूम कर लिए कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया बी।
ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। कहां से कहां? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसमें हमें डायरेक्शन किस तरीके से एज्यूम करी गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये आगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब क्या होता है, जो मास होता है, मास ऑफ किसका? प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मास को मैं कंपेयर करके देखूं तो मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, लार्जर क्वांटिटी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है। तो लार्जर क्वांटिटी जो होगी, ठीक है, तो उसी के वेट से क्या है पूरा सिस्टम चलेगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो लार्जर क्वांटिटी क्या है, प्रोटॉन से, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। तो हमें ये कन्वेंशन लेनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वजह से करंट बनता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बना उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। एक्चुअल में ये था कि इलेक्ट्रॉन्स को, वो इतना छोटा मास था इनका कि उनको एज्यूम ही नहीं करते थे कि हाँ इनकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। वो अपने दिमाग में रख के ये चलते थे साइंटिस्ट कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे उन्होंने क्या है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दे दी कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट की, और नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट की। अब आगे हमने देख लिया कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर हम देखेंगे क्वांटिटी ये कैसी है, ठीक है, कि ये स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है अगर मैं स्केलर की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं वेक्टर की, ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो मुझे पता चल गया इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, भाई क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड होगा ही, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, इसमें डायरेक्शन भी गिवन है। डायरेक्शन कैसी गिवन है? ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। फिर इसको हम क्यों एक स्केलर क्वांटिटी मान रहे हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी मानने का रीजन यही है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एल्जेब्रिकली सम, ठीक है जी। एल्जेब्रिकली सम कर सकता हूं मैं इनका, उसके बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूं, इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, इसमें कोई करंट है I1, ये कोई दूसरा वायर है, इसमें कोई करंट है I2। दोनों करंट क्या है, एंटर कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद ये एक वायर निकला जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू मान लो I3, ठीक है। तो अगर मैं सम अप करूं, ठीक है, तो I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सम हो गए, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होने वाले हैं, I3 के इक्वल होने वाले। क्लियर है? तो ये क्या है, एल्जेब्रिकली सम हो जाते हैं। जिस बेसिस पे मैं क्या बोल दूंगा, देखिए इनकी क्वांटिटीज देख लो। ये मान लिया मैंने 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू मान ली मैंने 10 एम्पियर, ठीक है। तो I3 की वैल्यू कितनी निकली, 10 प्लस 3 13, तो I3 की वैल्यू निकली 13 एम्पियर, ठीक है जी। इस बेसिस के ऊपर ही, इस मेथड के ऊपर ही कि एल्जेब्रिकली सम हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर्स, कि किसी भी कंडक्टर में, ये देखिए ये कोई कंडक्टर है, इसमें चार्जेस जो फ्लो करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो क्रिएट होता है, ठीक है, तो किस तरीके से फ्लो होता है वो मैकेनिज्म हमें देखना है, ठीक है। ये कंडक्टर है, अगर इसमें किसी भी तरीके के आउटसोर्स या कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें जो चार्जेस है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया मैंने, ये
इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आगे मेरे पास ई, तो ये एंड कौन सा, पॉजिटिव, ये एंड आगे मेरे पास नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस बैटरी के कनेक्ट होने की वजह से एक यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक फोर्स क्रिएट हो गया। अब वो जो फोर्स क्रिएट हुई है वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को मजबूर कर देगी मूव करने के लिए, मतलब चार्जेस को उनकी रेस्ट कंडीशन से क्या है, हटा देगी। अब रेस्ट कंडीशन नहीं बची, वो क्या है, मोशन में आ जाएंगे चार्जेस, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ भगेगा, नेगेटिव चार्ज भगेगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब जब वो जा रहा है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा हाईवे पकड़ा और वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये रहे, ठीक है। तो एटम्स बोलो या आयंस बोलो, इसके कंडक्टर के पास होंगे, ठीक है, अंदर। अब इसमें जो चार्जेस होते हैं, जो फ्री चार्जेस होते हैं, वो ट्राई करेंगे मूव करने की, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे फ्री चार्ज है, तो ये मूव करने के लिए कैसे ट्राई करेगा, ये जाएगा यहाँ से ऐसे, फिर गया इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ से मुड़ा इस तरीके से, फिर ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इनका अगर मोशन देखूं मैं, तो इनका मोशन क्या है, रैंडम मोशन है, इस तरीके से, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब है कि जहां उन्हें डायरेक्शन दिख रही है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे जाना नहीं है, जहां कर उसे स्पेस दिख रहा है वहां से वो निकलता निकलता पार हो रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन, ठीक है। ये किसके अंडर है, ये है किसी भी एक बैटरी जो हमने प्रोवाइड करी है उसके अंडर जो फोर्स लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, उसकी वजह से ये इसका मोशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर ये एटम्स या आयंस इसके पास नहीं होते तो पॉसिबिलिटी होती कि चार्जेस क्या है, सीधा फ्लो करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में फ्लो करने के चांसेस बनते। तो इन एटम्स या आयंस की वजह से ही क्या है, इसका मोशन हो गया जिगजैग, इस तरीके से, ठीक है जी। इनका मोशन क्या हो गया, जिगजैग मोशन हो गया। क्लियर है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कुछ डिफाइन करने का तरीका देखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स से चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, उन सबको हम एवरेज, उनकी वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड, ठीक है। मतलब कि सारे जो वेलोसिटीज है कि कोई एक चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सब चार्जेस की अलग अलग वेलोसिटीज है और उनका भी मैंने क्या निकाल लिया, एक एवरेज निकाल लिया, ठीक है। इस एवरेज को अगर मैं देख रहा हूं और उसकी वजह से, उस एवरेज वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस ड्रिफ्टेड हो रहे हैं, कि उनको किसी पोजीशन पे पहुंचना था पर वहां से थोड़ी सी डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो उसको बोल देंगे ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लास्ट कंडीशन मैंने ये देखी थी कि चार्जेस यहां से फ्लो करना शुरू करे और कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, कि ये चीज तब हो रही थी जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया था। तो यही कंडीशन है, ये तो मैंने एक चार्ज के लिए सपोज किया, अगर एक से ज्यादा चार्जेस तो अलग अलग मोशंस करेंगे वो, ठीक है। और उन मोशंस की जो वेलोसिटीज है, हर चार्जेस की जो वेलोसिटीज है, उनका अगर सम अप करके एक एवरेज निकाल लूं मैं, तो एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज ही निकलेगा मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसे स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कंडक्टर माना, ये रहा इस तरीके से, ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, Q1 Q2 बहुत सारे चार्जेस इसके पास होंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो कोई एक पार्टिकल है, ये रहा, ये कोई मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने U1, इनिशियल वेलोसिटी है U1, ठीक है। कोई दूसरा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी होगी U2। कोई तीसरा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी U3। ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस कंडक्टर के पास, तो मैं कहां तक पहुंच गया, UN तक पहुंच गया, ठीक है। अब UN की वैल्यू U1, U2, U3 और UN, ठीक है। ये सारी क्या है, वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है, कि पहले चार्ज की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज कुछ इस तरीके से निकलेगा, UN इक्वल्स टू
U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस करते करते कहां तक, प्लस करते करते पहुंच गए हम UN तक, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने N है। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी किसकी, जब मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करा तब की एवरेज वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, और जो भी पार्टिकल्स है वो क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो उनका अगर मैं मीन निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल्स टू किसके आएगी, जीरो के। जीरो आने का रीजन यही है कि वो सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जब सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो किसी की वैल्यू प्लस लेनी पड़ेगी रेफरेंस के बेसिस पे, किसी की माइनस लेनी पड़ेगी, तो उनको जब सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने कोई बैटरी प्रोवाइड कर दी इसको, ठीक है जी, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो गई है इसके पास, ये हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हुई है तो नेगेटिव से चार्जेस पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, या फिर रैंडम किसी भी डायरेक्शन में चार्जेस जा रहे हैं, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज जो बनेंगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी v2, इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी v3, इसकी फाइनल वेलोसिटी बनी vn। इस तरीके से वैल्यूज आ जाएगी v1 v2 v3 vn। क्लियर है? अब ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटीज आई है मेरे पास। ठीक है, और वेलोसिटीज का अगर मैं देखूं तो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं एक फॉर्मूले के बेसिस पे कि v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। ठीक है, ये क्या है, 11th क्लास का हमने मोशन चैप्टर पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सबका सम अप कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज निकालने जा रहा हूँ, और वेलोसिटी मुझे कौन सी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो इस फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलूंगा मैं, vt, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस u को बोलूंगा मैं un। कौन सा un, ये वाला un। ठीक है जी, और अब a की बात आती है, a क्या है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो हमें पता है E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। भाई ये तो हमें क्लियर है कि E इक्वल्स टू क्या है, F अपॉन Q है। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की देख रहा हूं, तो चार्ज मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा E, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो E इक्वल्स टू निकल गया मेरे पास F अपॉन माइनस E। क्लियर है, और F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन माइनस का E। क्लियर है, यहां से मुझे मिलेगी ए की वैल्यू, तो ए फाइनलाइज करके जब वैल्यू निकाली मैंने, ए निकल गया ए इक्वल्स टू ई अपॉन एम, वो भी माइनस का। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की। ए इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, ये वैल्यू पुट करनी है मुझे इसमें। देखिए, तो वी डी इक्वल्स टू मैंने लिखा UN प्लस at। UN की वैल्यू कितनी थी, UN की वैल्यू बैठी थी 0। क्लियर, UN की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0, प्लस A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू मेरी बैठी है माइनस E अपॉन M। ठीक है, अभी हमने सिंप्लीफाई किया लास्ट पेज पे ही, माइनस E अपॉन M। अब इस T को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से, टाउ से। अब ये टाउ क्या है, इस टाउ को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो जैसे एक पार्टिकल, देखो ये यहां से चार्ज चला, ठीक है, चार्ज चल के यहां पे पहुंचा, यहां पे ये टकराया इससे, तो एक यहां से चल के, मतलब एक कॉलिजन कह लो या दूसरा इसको दूसरा कॉलिजन कह लो, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं हम, ये रहा रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे जब सारे चार्जेस का मीन टाइम निकालता हूं तो उसका क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल चार्जेस। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा टाइम से, टाउ से। तो टाउ इक्वल्स टू होता है T1 T2 T3 प्लस करते करते कहां तक, Tn अपॉन n। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। टोटल चार्जेस के लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करा। एक चार्जेस के लिए रिलैक्सेशन टाइम T1, दूसरे के लिए T2, तीसरे के लिए T3, इस ऐसे करते करते Tn तक। क्लियर है, तो Vd इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन m। ये आगे मेरे पास वैल्यू।
ठीक है, किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन ये आगे फाइनल वैल्यू। ठीक है, और ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट वगैरह क्या होगी, मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या होगा, LT-1। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? अब आते हैं मोबिलिटी पे। देखिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी, VD इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, एरा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोबिलिटी की अगर बात करूं तो ये एक तरीके से रेशियो होता है। ठीक है, कि कोई भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है उसे हम जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है वहां पे उसके रेशियो के साथ कंपेयर कर दें। ठीक है, मतलब कि इट इज द रेशियो ऑफ VD अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर रेशियो देखे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है, इसका सिंबल होता है म्यू। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू बैठा मेरे पास VD अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये। ठीक है, ये बैठा हमारे पास मोबिलिटी। ठीक है, यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं ई टाउ अपॉन एम, ई से ई कैंसिल, तो मोबिलिटी इक्वल्स टू आ गया ई टाउ अपॉन, ये आगे मेरे पास फाइनल वैल्यू किसकी, मोबिलिटी की। क्लियर है कि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, मीन टाइम पीरियड जो है सारे पार्टिकल्स का किसी भी कंडक्टर के अंदर, और एम क्या हो गया, एम हो गया मास ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास मोबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट की बात करूंगा तो यहां से मैं फॉर्मूला देखूंगा यहां से। ठीक है, यहां से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो VD मीटर पर सेकंड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू F अपॉन चार्ज Q, तो न्यूटन पर सेकंड, सेकंड गया ऊपर, सेकंड से सेकंड कट गई, तो मेरे पास वैल्यू आ गई मीटर पर न्यूटन, इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहां से देखूं मैं तो इसकी होती है कुलाम, टाउ की होती है सेकंड, और एम की होती है केजी इनवर्स। ठीक है, ये आगे इस फॉर्मूले से इसके यूनिट। क्लियर है? तो कुलाम सेकंड पर केजी, कुलाम सेकंड पर केजी किसकी यूनिट आ गई, मोबिलिटी की यूनिट आ गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता है, VD इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई टाउ अपॉन एम। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो VD इक्वल्स टू बैठेगा मेरे पास ई टाउ अपॉन एम, ये है। ठीक है, अगर मैं करंट की बात करूं तो मेरे पास I इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से होता है, Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। एक कंडक्टर उठाते हैं, एक कंडक्टर है ये रहा। ठीक है, इसकी लेंथ मान ली मैंने L, एरिया मान लिया मैंने A, इसमें कोई चार्ज है Q। ठीक है, अब Q निकालने का तरीका होता है, Q इक्वल्स टू होता है हमारे पास N E। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पूरे कंडक्टर की तो कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज आएगा, तो अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो Q इक्वल्स टू N E, तो एक चार्ज की बात हो रही है, तो इनटू मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो Q इक्वल्स टू NEAL आ जाएगा। ठीक है, अब NEAL आ गया। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूं कि इस चार्ज को, जो चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो वहां से ही टाइम इक्वल्स टू क्या निकल गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है मेरे पास L, और वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी है VD। ठीक है जी, तो T इक्वल्स टू L अपॉन VD आ गया टाइम। अब इन दोनों वैल्यूज को, T की वैल्यू और Q की वैल्यू मुझे प्लेस करनी है यहाँ पे, तो Q की वैल्यू क्या निकल गई, NEAL। ठीक है, और VD की वैल्यू, ये T की वैल्यू क्या है, L अपॉन VD, VD गया नीचे, VD नीचे से जाएगा ऊपर, L से L कटा, तो मेरे पास I की वैल्यू जो बनी है सीधी सीधी NEAVD। ये आ गया मेरे पास रिलेशन किसका,
करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, जिसकी वैल्यू है I इक्वल टू NEAVD। क्लियर है? ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, करंट का फॉर्मूला निकाल के Q की जो वैल्यू है NEAL और T की जो वैल्यू है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बेसिस पे जो निकली है वो सीधी पुट कर देनी है। तो मेरे पास रिलेशन आ गया करंट इक्वल टू NEAVD। क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे निकालना है रिलेशन करंट का और मोबिलिटी का, देखिए I इक्वल टू मेरा निकला NEAVD, ये वैल्यू निकली, और म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू क्या निकला, म्यू इक्वल टू होता है हमारा VD अपॉन P। तो VD की वैल्यू यहां से क्या आई, म्यू, ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो I इक्वल टू निकल गया NEA म्यू P। ये आ गई मोबिलिटी और करंट का रिलेशन। ठीक है जी, मोबिलिटी और करंट का क्या रिलेशन है, NEA म्यू P। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओम्स लॉ। देखिए अब ओम्स लॉ की बात हो रही है, ठीक है, एक साइमन ओम करके साइंटिस्ट थे, साइमन ओम, ठीक है, जिन्होंने ये लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या है, सर्किट दिए, एक सर्किट लिया इस तरीके से, ये कोई सर्किट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी कोई होगी, यहां से करंट पास हो रहा है आई, ये बल्ब कोई मान लिया ग्लो कर रहा है, की क्या है, की है क्लोज्ड, ये क्या है एमीटर। ठीक है, एक सर्किट ले लिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब ओम्स ने क्या देखा कि इस सर्किट में अगर मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ तो उसकी, जैसे V की अगर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उससे I पे क्या इंपैक्ट आया, या I की अगर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उससे V पे क्या इंपैक्ट आया। तो कुछ एक डिफाइन करके उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जो करंट है जो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, जो भी करंट है, जैसे मान लो ये कंडक्टर वायर है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इनके जो टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि V जो प्रोवाइड किया है उसके ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर मैं V की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो I की वैल्यू चेंज होगी, मैं V की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो I बढ़ा, B की वैल्यू कम कर रहा हूं तो I की वैल्यू कम हुई। ठीक है, तो इस पे रिलेशन क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने, देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई है, तो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को जब हटाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन हो जाती है। तो V इक्वल टू आ गया KI। अब ये कलेश हो गया कि भाई K क्या है, हर जगह हम कहीं भी डेरिवेशंस करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज होता है, ये K वही है। ठीक है, अब लोगों ने पूछा कि भाई K तुम बार बार यूज कर रहे हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि K ही क्यों और कोई चीज क्यों नहीं। ठीक है, तो ओम्स का दिमाग घुमा, ओम ने क्या करा कि भाई K को हटाओ, और उन्होंने बोला कि ठीक है V इक्वल टू IR। ठीक है, I क्या है, ये K ही है I। ठीक है, ये जो K लिया है ना, ये कांस्टेंट जो है यही है I। ठीक है, K इक्वल टू R। ठीक है, अब R से और दिमाग घूम के, भाई R क्या ले लिया, R तो एक सिंबल हो गया। ठीक है, R किसी भी चीज को डिनोट कर रहा है तो उसका मतलब बताओ, R का मतलब क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये है एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, और R इक्वल टू हो गया V अपॉन आई। नहीं ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई, ये कांस्टेंट मान लिया, तो कोई ऐसी चीज तो होगी यार, ये इसका काम क्या है, इस सर्किट में R क्या कर रहा है, और सर्किट में या और किसी मेथड में R क्यों नहीं लगता। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी वायर है, कोई भी एक कंडक्टर हमने उठा लिया। ठीक है, अब कंडक्टर की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना करंट पास होने दे, कितना नहीं होने दे। ठीक है, नहीं ठीक है, हमने मान लिया ये चीज। तो अगर जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि वो कितना करंट पास होने देगा कितना नहीं, वो उसका नेचर है R, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक किसी भी कंडक्टर जो अपोज करेगा करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो R ही आ गया मेरा रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है V अपॉन आई। क्लियर है, R इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आई आ गया। देखिए ठीक है, अब इसमें ग्राफ देखेंगे, ये तो फॉर्मूला निकल गया। ठीक है,
अगर मैं आर की बात करूं, आर इक्वल्स टू हो गया वी अपॉन आई, ठीक है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं आर की, तो यूनिट इक्वल्स टू क्या आ गया, ओम। उसने अपने ही नाम पे क्या रख दिया, इसकी यूनिट रख दी ओम, ठीक है। और इसका सिंबल भी रखा उसने, जिसको डिनोट कर दिया इससे, ठीक है। अभी इसके फैक्टर्स भी देखेंगे आर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। पहले देखते हैं ग्राफ्स, ठीक है जी। ग्राफ की बात हो रही है, तो ग्राफ हम देखने जा रहे हैं किस किस का, वी और आई का। देखिए अब हम ग्राफ देखेंगे, हमें क्वेश्चंस में दो तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे। ये एक यहाँ पे वी होगा, यहाँ पे होगा आई, इस तरीके से, ठीक है। एक हमें ग्राफ मिलेगा ये वाला, यहाँ पे हो गया वी, यहाँ पे हो गया आई, ठीक है। घबराना नहीं है, दोनों ही कंडीशंस में हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए अब यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है, तो ग्राफ जब बनते हैं तो ये हमें पता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई है, तो हम ग्राफ निकाल ले इस तरीके से, कांस्टेंट ग्राफ निकल गया, लीनियर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट की अगर बात करूं मैं, जैसे मान लिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जो भी इस ग्राफ की स्लोप आएगी, क्या आएगी, स्लोप। तो स्लोप क्या बोली जाएगी, स्लोप बोली जाएगी v अपॉन आई, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई, v अपॉन आई। तो इस ग्राफ की वी आई ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमेशा क्या देगी हमें, वो हमेशा प्रोवाइड करेगी आर की वैल्यू, ठीक है जी। क्या प्रोवाइड करेगी, आर की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका v और आई का, ठीक है। अब इसमें किसी दो कंडक्टर्स की बात हो रही है, एक कंडक्टर मान लो ये है, दूसरा कंडक्टर ये है कोई ए, ये है कोई बी। इसमें इसकी स्लोप क्या बताएगी, रेजिस्टेंस, और बी की स्लोप क्या बताएगी, उसकी भी रेजिस्टेंस बताएगी। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या किसका रेजिस्टेंस कम है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है वी अपॉन आई क्या है, वी अपॉन आई बैठ रहा है इसका स्लोप, और स्लोप ही क्या बता रहा है हमें, रेजिस्टेंस बता रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। क्लियर है, रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो ये आगे स्लोप के बेसिस पे, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, ठीक है। अब आते हैं आई और वी के ग्राफ, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ग्राफ आ जाते हैं इस तरीके से। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें दो वैल्यूज लूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें जो यहां से स्लोप मिलेगा, स्लोप मिलेगा हमें आई अपॉन वी का, ठीक है। आई अपॉन वी का मतलब क्या हुआ, आई अपॉन वी का मतलब तो हुआ 1 अपॉन आर, ठीक है जी। तो 1 अपॉन आर हुआ आई अपॉन वी का, इनकी जो स्लोप्स है वो हमें आई अपॉन वी की वैल्यू दे रही है, और आई अपॉन वी का मतलब 1 अपॉन आर। अब इस कंडीशन में जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ठीक है, और स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये मान लो ए है, ये मान लिया बी है, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस ऑफ V इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ, ये आ गया, क्लियर है जी। तो अगर तुम्हें V I का ग्राफ मिले या I V का ग्राफ मिले, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि V इक्वल्स टू आई आर है, वहां से R की वैल्यू कितनी निकली, V अपॉन आई, और I अपॉन V की वैल्यू निकली 1 अपॉन आर, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके देखना ठंडे दिमाग से कि कौन सी वैल्यू, कौन से के स्लोप में इंपैक्ट रेजिस्टेंस का डायरेक्टली पड़ रहा है, कौन से का इनवर्सली पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफ्स हो गए ओम्स लॉ के, ठीक है। आगे चलते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए डिडक्शन का मतलब हमें ओम्स लॉ बनाना है, डिराइव करना है जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। ओम्स लॉ की बात करूं तो हमारे पास V इक्वल्स टू होता है आई आर, ये ठीक है, ये हमें फॉर्म करना है V इक्वल्स टू आई आर। देखिए E इक्वल्स टू हमने कहीं पढ़ रखा है V अपॉन एल, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन एल है। अब हमारे पास I इक्वल्स टू हमारा होता है NEA VD, ये वाला, ठीक है। NEA VD मतलब सारे फॉर्मुलेज को जो अभी तक पढ़े हैं उनको क्या है, रिकॉल करेंगे हम। I इक्वल्स टू है NEA VD, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं V की, तो V इक्वल्स टू क्या बैठा, E इंटू एल,
ठीक है जी। और यहां से वैल्यूज अगर मैं निकालूं VD वगैरह की तो कितनी निकलेगी, VD कितना होता है VD, ठीक है। तो हमने लास्ट VD का फॉर्मूला बनाया था 13, ठीक है। तो VD इक्वल्स टू है ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, ये आ गया VD का फॉर्मूला, ठीक है। तो I इक्वल्स टू NEA VD, I इक्वल्स टू NEA VD की जगह क्या रख दिया मैंने, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। और यहां से E की वैल्यू क्या है, V अपॉन एल है, तो E की जगह रख दूंगा मैं V अपॉन एल। तो I इक्वल्स टू NEA, ठीक है। अच्छा E इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। अब E की जगह रख दिया V, ठीक है, और अपॉन एल ML, और आ गया टाउ। क्लियर है। तो अब मेरे पास कुछ फॉर्मूला बन रहा है, V को यहाँ छोड़ो, सारी वैल्यूज को एक साइड ले जाओ। तो V मैंने एक साइड ले लिया, तो V इक्वल्स टू कितना बना, देखो IML अपॉन NE स्क्वायर, NE स्क्वायर ए आ गया और टाउ, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आ गया मेरे पास IML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो I इक्वल्स टू, I नहीं, देखो V इक्वल्स टू I, ठीक है, और ML, ठीक है, अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ये रहा। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक साइड लिख लिया, ठीक है। अब यहां से मैं अगर कंपेयर करूं तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, ये क्या है, ये है करंट। और ये सारी जो वैल्यूज मुझे दिख रही हैं, इन वैल्यूज को क्या बोलूंगा मैं, इनको बोलूंगा मैं R, मतलब कि रजिस्टेंस, क्या बोलूंगा, रजिस्टेंस। यही है ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, यही किसकी वैल्यू आ रही है, यही है कांस्टेंट जो रजिस्टेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। I V इक्वल्स टू आई R, और R की वैल्यू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया V इक्वल्स टू आई R। और अब देखो V इक्वल्स टू आई R ही ओम्स लॉ था जो हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, ठीक है। यहां से R की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है, R इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ये वैल्यू निकल के आ गई रेजिस्टेंस की। क्लियर है। जल्दी से नोट करो इसको। नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत टाइम होगा रेजिस्टेंस आर करते हुए, अब देखेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी खुद की, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो क्या करे, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करे। मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर से, उनको उसकी एक खुद की प्रॉपर्टी कंडक्टर की कि जो उसको अपोज करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते रेजिस्टेंस। और R इक्वल्स टू अभी हमने देखा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ये रहा, ठीक है। और इसकी यूनिट अगर मैं बात करूं तो यूनिट निकली थी इसकी ओम, ठीक है, OHM, इस तरीके से ओम, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और I इक्वल्स टू क्या होता है, I का तो सीधा सीधा एम्पेयर होता है, W का होता है ML_T-2, ML/T-2, ठीक है। चार्ज का होता है AT और इंटू T, ये रहा। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो बना है इसका फाइनल, ML की पावर 2, T की पावर -4 और A की पावर, यहाँ पे ये A है, A की पावर 2, T की पावर बनी हमारी -3, ठीक है, A की पावर बनी -2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। देखिए आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो फैक्टर्स की अगर बात करूं तो बेसिकली मुझे 3 चीज इसमें पढ़नी है, ठीक है। पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ किस तरीके से, ठीक है। अगर मैं 2 कंडक्टर्स ले रहा हूं, एक कंडक्टर ले लिया मैंने इतना, 13, ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया मैंने ये वाला,
इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि अपर वाला जो कंडक्टर लोअर वाले कंडक्टर से छोटा है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम, ठीक है। ये बोल दिया मैंने L1, ये बोल दिया L2। जब लेंथ ज्यादा है या लेंथ कम है तो इससे इंपैक्ट क्या आएगा कि जब ये कम है तो ये कम अपोज कर पाएगा, ठीक है। ये ज्यादा है तो ये ज्यादा अपोज कर पाएगा। मतलब ये समझो कि एक भीड़ है, भीड़ में से हमें पार होके जाना है, ठीक है। अगर भीड़ बहुत ही ज्यादा है तो हमें पार होने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर भीड़ कम है कि 10 लोग ही खड़े हैं, उनके बीच से तो हम आसानी से निकल जाएंगे थोड़े बहुत टाइम में, ठीक है। तो वही चीज है, लेंथ इसमें क्या है कम, लेंथ इसमें ज्यादा, तो इसमें ज्यादा इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे करंट को पास करने के लिए, चार्ज को पास करने के लिए, इसमें कम, ठीक है। तो लेंथ के रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है एरिया। देखिए एरिया की बात करूं तो इनको हटाते हैं पहले। एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक कंडक्टर इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल लेते पाइप का, ठीक है। एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप, ठीक है, ये थिन है, ठीक है। अगर मैं वाटर का फ्लो देखूं तो किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, तो इस वाले में जो वाटर जाएगा उसकी सप्लाई कम होगी, इस वाले में जो वाटर पास होगा उसकी सप्लाई ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, 1 एरिया। एरिया अगर ज्यादा है तो चार्जेस ज्यादा फ्लो होंगे, चार्जेस ज्यादा फ्लो होंगे तो करंट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब उसमें अपोज कम होगा। एरिया अगर कम है तो चार्जेस कम पास होंगे, करंट कम बनेगा, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दो कंडीशन हो गई। तीसरी आती है हमारे पास, ठीक है जी, तीसरी क्या आ गई, तीसरी आ गई हमारे पास नेचर। देखिए अब नेचर की बात करता हूं कि कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर मैंने ले लिया कॉपर का, कोई ले लिया सिल्वर का, कोई एल्यूमिनियम का, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस मैंने यूज करे, अलग अलग एलिमेंट के वायर्स मैंने यूज कर लिए, कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हर किसी की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोई आयरन का है, कोई कॉपर का है, कोई एल्यूमिनियम का, सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज की जो उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक, कि भाई मैं तो इतना अपोज करूंगा, ये मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, इतना तो मेरा बनता ही है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसी को बोलते हैं उनका नेचर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे कंक्लूड होगा नेचर कैसा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये, ठीक है जी। इन दोनों फॉर्मूले से ये मैंने मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला बना दिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब अगर ये साइन को मैं हटाऊं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो मुझे पता है कांस्टेंट में यूज करूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करूंगा L/A। अब उस कांस्टेंट को क्या बोलूंगा मैं, रो, क्या बोलूंगा, रो। क्या है ये, रो है। रो क्या है, RHO, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, ठीक है। अब रो क्या है, रो ही तो है उसका नेचर, कि वो कॉपर का है तो उसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स है, वो एल्यूमिनियम का है तो उसकी रजिस्टिव वैल्यू अलग है, डिफरेंट है कॉपर के से, वो एल्यूमिनियम सिल्वर का है तो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये रजिस्टिविटी है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोली जाती है, रजिस्टिविटी बोली जाती है। क्लियर है। अब आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की बात। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल्स टू रो L/A। यहां से रो की वैल्यू जो निकली, रो इक्वल्स टू RA अपॉन, ये वैल्यू निकली, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें यूनिट बनानी है। यूनिट क्या बनी इसकी, रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से स्क्वायर हटा आगे ओम मीटर। तो यूनिट क्या आ गई रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ओम मीटर। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है ml/ne² टाउ, ठीक है, ml/ne² टाउ, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रखी है, ठीक है जी। अगर यहां से मैं
आर इक्वल्स टू एम, एल अपॉन ए को अलग कर दूं तो क्या बचा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यही क्या है, यही मेरे पास आ रही है रजिस्टिविटी। ठीक है जी, आर को कंपेयर कर दिया मैंने, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो यहां से मुझे पता चल गया रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की वैल्यू आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर है? तो रजिस्टिविटी की वैल्यू दो तरीके से हमने निकाल ली, आर ए अपॉन एल के बेसिस पे और इन कांस्टेंट के बेसिस पे भी। क्लियर? आगे अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, इनके बेसिस पे हम डिपेंड कर वो देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर कैसे होते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी के बेसिस पे रो की वैल्यू रो। ठीक है, तो कंडक्टर्स की अगर बात करूं तो रो इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -8 तक। ठीक है, और ओम मीटर, इतनी वैल्यूज होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स। ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो अच्छे कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब इंसुलेटर्स की बात करूं तो रो इक्वल्स टू 10 की पावर प्लस की होंगी सारी, कितनी, 10 की पावर मान लो 14 से लेके 10 की पावर 16 ओम मीटर, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी जितनी ज्यादा है मतलब कि वो बैड कंडक्टर्स बोले जाएंगे या फिर इंसुलेटर्स बोले जाएंगे। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर क्या है, लाई करते हैं, कुछ कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या इंसुलेटर रहते ही हो। ठीक है, तो इनकी रजिस्टिविटी की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो करती है 10 की पावर -4 से लेके 10 की पावर +4 ओम मीटर, ये वैल्यू। ठीक है जी, 10 की पावर -4 से लेके 10 की पावर +4 ओम मीटर, ये है हमारे सेमीकंडक्टर्स की रजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर्स को अगर क्लासिफाई करना है तो उनकी वैल्यू इतने में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सुपर कंडक्टर्स। देखिए, हमें देखा कंडक्टर्स भी क्या होते हैं, उनकी बहुत छोटी रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है पर होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, टेम्परेचर को ऐसा डिक्रीज करा कि डिक्रीज या इंक्रीज करा कि रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर से भी अलग वैल्यू में लेके आऊंगा और उसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या बना दूं, जीरो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूंगा, सुपर कंडक्टर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सुपर कंडक्टर्स। क्लियर है, जिसमें रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब है कंडक्टेंस। देखिए, जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, जैसे हमने रजिस्टिविटी देखा, सेम उसी की तरह होते कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो पहला है कंडक्टेंस। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर्टी थी सब्सटेंस की खुद की, क्योंकि वो क्या कर रहा था, फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा था, ऐसे ही एक सब्सटेंस की, एक कंडक्टर की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, वो आसानी से जाने देगा। ठीक है, किसको, चार्जेस को, जो फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर से, उनको आसानी से जाने देगा, तो उनको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, इट मेजर्स द ईज विद विच द चार्जेस फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। क्लियर है, कि ऐसा एक मेजर हो गया किसका, कि कितनी आसानी से चार्जेस है वो फ्लो कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में से, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, कैपिटल जी से, और कैपिटल जी सीधा सीधा होता है 1/r। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है क्या, कंडक्टेंस। ठीक है जी, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r। अब दूसरी चीज देखिए, इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम, तो जी की जो यूनिट बनी 1/ओम। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया MHO, मतलब पीछे से ही उसको प्रोनाउंस कर दिया मोह। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट आई, ये आई कंडक्टेंस की। ठीक है, क्या है, मोह। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात हो रही है। देखिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आता है ml2t-3a-2, ml2t-3a-2, ये था किसका, रेजिस्टेंस का। तो जी का कितना बैठा, इसको ही रेसिप्रोकल कर दो, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2, ये बैठी मेरे पास जी की। ठीक है, ये बैठी किसकी, जी की, मतलब कि कंडक्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डिफाइन सीधा कर देंगे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसे डिनोट हम जो करते हैं वो करते हैं
सिग्मा से। तो सिग्मा की सीधी सीधी वैल्यू क्या बन गई, सिग्मा की सीधी वैल्यू बन गई मेरे पास 1 अपॉन रजिस्टिविटी। ठीक है जी, सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन रजिस्टिविटी आ गया। देखिए अभी हमने देखा G इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन आर। ठीक है, तो अगर मैं V अपॉन आई की बात करता था ये होता था R। तो अगर मैं I अपॉन V की बात करूं, I अपॉन V की बात करूं तो ये हो गया G के इक्वल। इस तरीके से I अपॉन V इक्वल टू क्या हो गया, G के इक्वल। सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे। तो हमें पता है कि V अपॉन आई इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए। क्लियर, रेजिस्टेंस की जगह रो L अपॉन ए रख दिया, तो यहाँ से V अपॉन आई की जो वैल्यू बैठी रो 1 अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा, तो रो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन सिग्मा, ये आ गई वैल्यू V अपॉन आई की इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर, ठीक है। अब यूनिट्स की बात देख लो, तो यूनिट इसकी कितनी होती है, रेजिस्टिविटी की इसकी होती है ओम मीटर। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूं तो इसका रेसिप्रोकल आ गया मोह मीटर इनवर्स, ये आ गया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और एक दूसरी यूनिट भी इसकी होती है जिसको बोलते हैं हम साइमन, साइमन मीटर इनवर्स, ये वाली। क्लियर है, ये याद रख लो काफी है। ठीक है जी, सिंबलाइज कर दो इसको, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास किसकी वैल्यू, ये आगे मेरे पास कंडक्टिविटी की यूनिट की वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल रखा है इसमें, डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का कितना है, अच्छा जी का देखो, जी है -1 m -1 l -2 t3 a2। ठीक है, यहाँ से ही वैल्यू पुट कर लेंगे, ये यहाँ से हम फॉर्म भी कर लेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, किसकी, कंडक्टिविटी की। देखिए V अपॉन आई इक्वल्स टू L अपॉन सिग्मा ए, और सिग्मा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास L अपॉन ए आई अपॉन V। ठीक है, I की कितनी है एम्पियर, L की कितनी L। ठीक है, एम्पियर, ये L लेंथ, V इक्वल्स टू होता है, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, ml2 t-2 अपॉन 80। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ V की, तो ml2 t-3 a-1, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आ गई ml2 t-3 a-1, एरिया की कितनी है L स्क्वायर, ये रही। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू आ गया सीधा सीधा m -1 L2 और 2 4 ऊपर जाके माइनस का 4, तो बचा -3। ठीक है, T नीचे ही है सिर्फ, t-3 ऊपर जाके प्लस का 3, a-1 है ऊपर जाके प्लस का a बन गया स्क्वायर। ये रहा, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इसका कंडक्टिविटी का आ गया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करेंगे, कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, कि किसी मेटल का बना हुआ है, किसी नॉन मेटल का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, तो वो भी डिपेंड किस पे करेगा, वो भी क्या डिसाइड करेगा कि कंडक्टिविटी कितनी रहने वाली है। ठीक है, फिर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्सली मतलब कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली ऑन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। किस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उनमें क्या है, कोलिजन जल्दी हुआ, कोलिजन जल्दी हुआ तो जो टाउ है, टाउ मतलब कि टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। देखिए रो इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां से मुझे पता है कि रो रजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है इनवर्सली किस पे, n पे और टाउ पे। ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, तो उसकी वजह से कंडक्टिव रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी को इससे कंपेयर करूँ तो 1 अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n टाउ, और
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा एन और टाउ के। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो रिलैक्सेशन टाइम कम, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम तो कंडक्टिविटी कम। ठीक है, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। अब आते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को बोलेंगे करंट डेंसिटी। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये करंट है कोई आई, ये एरिया है, मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी एक्चुअल पोजीशन से, अब ये कुछ इस तरीके से मान लो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी ए। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है ए, एरिया टोटल ए है, इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ, तो एक एंगल क्रिएट हो गया कितना, थीटा। अगर मैं इस एरिया का इस कंपोनेंट की बात करूं, ये वाले कंपोनेंट की, तो ये कौन सा बोला जाएगा, ए कॉस थीटा बोला जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर करंट डेंसिटी को डिफाइन करो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और इसको सिंबलाइज मैं किससे करूंगा, स्मॉल जे से। स्मॉल जे इक्वल्स टू होता है मेरा करंट डेंसिटी आई अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन क्रिएट करता हूँ कि वो किसी एरिया का कोई एंगल में शिफ्ट है, वो उसका एक कंपोनेंट आ रहा है ए कॉस थीटा, तो मैं क्या यूज कर दूंगा, ए कॉस थीटा। क्लियर है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा जे ए कॉस थीटा, और मुझे पता है कि कॉस को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डॉट आएगा, तो आई इक्वल्स टू मेरे पास बन गया जे डॉट। क्लियर है? और जो करंट डेंसिटी होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करो तो मुझे पता है करंट की क्या है, एम्पियर, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन गई इसकी, यूनिट बन गई एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स मीटर स्क्वायर, ए एम की पावर -2, ये आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करूं तो सीधा सीधा एम्पियर का तो ए और इसका एल की पावर माइनस, ठीक है, और इसको लिख सकता हूं एल -2, ये रहा। ठीक है जी, ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, अब है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म हमें निकालना है किसका, ओम्स लॉ का। देखिए हमें पता है v इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है, हमें क्लियर पता है, और एक फॉर्मूला हमें पता है E इक्वल टू होता है v अपॉन एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है, यहां से v की वैल्यू कितनी निकली, v इक्वल टू निकल गया E, v इक्वल टू ई एल। दूसरा करंट की बात करूं तो करंट कितना होगा, देखिए I की बात कर रहा हूं तो I इक्वल टू बैठता है मेरा जे ए, कितना बैठा, जे ए। ठीक है, तो I की वैल्यू आ गई मेरे पास J इंटू ए। ठीक है, अब R की बात कर रहा हूं तो R इक्वल टू मेरा बैठता है रो एल अपॉन ए, ये आ गया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्या है, रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अगर मैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे देखूं तो R इक्वल टू बैठा एल अपॉन सिग्मा ए। क्लियर है? तो मेरे पास V की वैल्यू मुझे पता है, I की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, सीधी वैल्यू पुट करनी है V इक्वल टू आई आर में। तो V की वैल्यू क्या है, E इंटू एल, I की वैल्यू क्या है, J। अच्छा ये J हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल j यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल j इंटू ए। दूसरा, अब ये तो होगी I की वैल्यू J इंटू ए, रजिस्टेंस कितना है, L अपॉन सिग्मा, क्लियर, L अपॉन सिग्मा ए। मुझे दिख रहा है L से L गया, A से A गया, तो E इक्वल टू जो सीधा सीधा आ रहा है सिग्मा J मेरा बन के आ रहा है। ठीक है जी, तो E इक्वल टू सिग्मा J, यही मेरा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये वेक्टर है, ये वेक्टर। क्लियर?
या फिर सीधा बोल दो J इक्वल्स टू E अपॉन सी। ये दोनों ही क्या है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। और इसको दूसरा नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है जी। तो वेक्टर फॉर्म हमारा निकल गया। आगे चलते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए I इक्वल टू क्या होता है, NE/A/VD। मुझे रिलेशन किस किस में निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, ठीक है। तो I इक्वल टू सीधा सीधा होता है मेरे पास J/NE/A/VD, A से A कैंसिल, ठीक है। तो J की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, NE/VD आ गई। ये आ गया मेरे पास रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन स्ट्रेचिंग। देखिए कोई भी वायर है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, वायर है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इसकी स्ट्रेच करने पे क्या है, लेंथ इंक्रीज हो सकती है और जो डायमीटर या फिर जो हम बोल सकते हैं इसका एरिया वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखेंगे कि किसी भी वायर को मैंने स्ट्रेच किया है, ठीक है। स्ट्रेच करने का एक रीजन मतलब कि एक वायर कोई एक लेंथ का है, ये मान लिया मैंने लेंथ है, इसकी लेंथ मान लो 2 मीटर की है, लेंथ कितनी, 2 मीटर की। इसको मैंने खींच के स्ट्रेच करके कितने टाइम्स कर दिया, इस लेंथ के मल्टीपल टाइम कर दिया, ठीक है। मान लो n टाइम्स कर दिया 2 मीटर के, n की वैल्यू मान लो 3 मान लो, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, अब ये हो गया 6 मीटर का, ठीक है। तो कितने टाइम्स बढ़ा है, n इक्वल्स टू 3 टाइम्स बढ़ गया। ये जो पहली लेंथ है उसके वो n टाइम्स बढ़ गया, इतना। क्लियर। L डैश इक्वल्स टू NL। तो इस कंडीशन में जो इसका नया रेजिस्टेंस होगा, इसका कोई रेजिस्टेंस है R, इसका कोई नया रेजिस्टेंस है R डैश, इस तरीके से, ठीक है। कोई पुराना रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो ये है 10 ओम, ठीक है। तो नए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बैठेगी, तो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि R डैश इक्वल्स टू n कितना था 3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू थी 10, ये आ गया 10, तो 3 जा 9 इंटू 10, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 90 ओम। तो किसी भी वायर को अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ से मैं n टाइम से बढ़ा दूंगा, तो उस कंडीशन में जो उसका नया रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये है हमारे पास पहली कंडीशन। क्लियर है, ठीक है जी। नोट करो, लास्ट कंडीशन और देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वायर इज स्ट्रेच टू मेक द रेडियस। देखिए कोई वायर था इस तरीके से, जब वो स्ट्रेच किया गया तो उसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। पहले कोई रेडियस रही होगी कितनी भी, मान लो R रही है, अब कितनी होगी, वो पहली रेजिस्टेंस के 1/n टाइम्स हो गई, ये होगी नई रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, n की पावर 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू n की पावर 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है दूसरा, ठीक है। तो ये कब हमें लगाना है, जब कोई कंडीशन क्वेश्चन में देखने को मिलती है, न्यूमेरिकल में देखने को मिलती है कि कोई भी वायर स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, तब हमें ये वैल्यूज लगानी है। क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।